नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आपके पास NMMS एग्ज़ाम से जुड़े एक और साइंस के सेशन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल आपका NMMS का एग्ज़ाम है, तो आज मैं साइंस के इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूं। ये सारे वो प्रश्न हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं NMMS के एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि इससे पहले हमारे 3 सेशन हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले दिन 40 क्वेश्चन, दूसरे दिन भी 40 क्वेश्चन, तीसरे दिन 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसका मतलब है कि लगभग 130 के आसपास क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके पास 70 क्वेश्चन लेके आया हूं, तो इसी के साथ हमारा जो 200 इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है उसका टारगेट आज पूरा हो जाएगा और उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरी होगी। बिना समय को बर्बाद करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आज के सत्र का हमारा पहला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? देखेंगे क्या न्यूटन होता है, पास्कल होता है, जूल होता है या वॉट होता है। तो बल का जो मात्रक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, न्यूटन होता है। कल हमारा जो पहला प्रश्न था उसमें दाब का मात्रक पूछा था, तो अगर दाब का मात्रक पूछेगा तो हमारा आंसर कल क्या था? पास्कल। जब दाब का मात्रक पूछेगा तो हमारा आंसर क्या था? पास्कल। जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है और जो वाट है ये शक्ति का मात्रक होता है। तो इसमें से 2 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न था कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में या ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। ध्वनि तीनों में संचरित होती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव कान के लिए श्रव्यता परास क्या है? जो मानव कर्ण की जो सुनने की क्षमता है वो पूछी जा रही है आपसे यहाँ पे। तो एक बार अपने ऑप्शन देखते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो मानव कान के लिए जो श्रव्यता परास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर हम इसको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे चार्ज की बात की जा रही है। ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3, 4। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर जो होते हैं वो हमारी किससे सुरक्षा करते हैं? तड़ित चालक सुरक्षा करता है, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आग से, भूकंप से, बिजली गिरने से या बाढ़ से। तो हम सभी को याद रखना है जो तड़ित चालक वो बिजली गिरने से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तड़ित चालक बिजली गिरने से हमारी सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। यहाँ पे अधातु यानी नॉन मेटल के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? नॉन मेटल के बारे में। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पारा, ब्रोमीन, सोडियम या ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन ही वो अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ध्यान से, कभी कभार हम क्या करते हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। कभी कभार हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं
यहां पे पूछा है धातु जो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाती है। पिछले प्रश्न में अधातु पूछी थी। हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन वही हैं, पारा, ब्रोमीन, सोडियम, ऑक्सीजन। तो जब धातु की बात आएगी तो पारा ही वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या लकड़ी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन वो ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज जो 70 क्वेश्चन है हमें रैपिड फायर लेने हैं ताकि कल आपके एग्जाम के लिए आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को डिस्कस कर ले और हमारा समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जा सकता है? ब्लैक गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन है हमारे कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट या लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम को काला सोना कह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेंगू परजीवी का वाहक है, डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलिस, मादा एडीज, मक्खी या कॉकरोच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मादा एडीज मच्छर डेंगू परजीवी का वाहक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे 4 ऑप्शन हैं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मटर के पौधों पर उपयोग किसने किया था? मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था, मेंडल ने किया था, लेमार्क ने किया था या डार्विन ने किया था? तो मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट था वो मेंडल ने किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक क्या है? मिनट होता है, घंटा होता है, सेकंड होता है या दिन होता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकंड। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र चाल को सही ढंग से दर्शाता है? यहाँ पे चाल के सूत्र के बारे में पूछा जा रहा है। चाल बराबर समय बटे दूरी, दूरी गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय या चाल बराबर दूरी प्लस समय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन सी, चाल बराबर दूरी बटे समय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। एक निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहराने वाली गति को क्या कहते हैं? एक निश्चित अंतराल में, तो थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से थोड़ी देर के लिए वीडियो रुक गई थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब फिर शुरू करते हैं सेशन को। एक निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहराने वाली गति को क्या कहते हैं? ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करता है? रिपीट करता है। क्या वो सरल रेखीय गति होती है? क्या वो आवर्ती गति होती है? क्या वो वर्तुल गति होती है? या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वो गति जो अपने आप को निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहराती है उसको हम बोलते हैं आवर्ती गति, या फिर उसी को अंग्रेजी में पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? यानी सिंपल पेंडुलम जब एक दोलन को पूरा कर लेता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या आवृत्ति बोलेंगे? क्या उसे हम चाल बोलेंगे? उसे हम आवर्तकाल बोलेंगे? या उसे हम आयाम बोलेंगे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
आवर्तकाल, जो सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या वो स्पीडोमीटर होता है, क्या वो ओडोमीटर होता है, क्या वो थर्मामीटर होता है, या वो एनीमोमीटर होता है? तो हम सभी को याद रखना है कि जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? असमान गति, एक समान गति, तीव्र गति या मंद गति? तो हम सभी को याद रखना है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो उस वस्तु की गति कहलाएगी एक समान गति। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। आइए गुणा करके देखते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन 10 मीटर प्रति सेकंड है? ऑप्शन ए 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए उल्टा क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, तो आइए देखते हैं, इसी प्रश्न को ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछा होता कि 10 मीटर प्रति सेकंड को 10 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो जहां पे हमने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया था, वहीं पे हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 इसको उल्टा कर देंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। आइए देखते हैं क्या हमारा राइट आंसर आ रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया था। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न दोनों ही तरीकों से परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यान क्या रखना है आपको, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझने में थोड़ी दिक्कत आई हो तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके भी देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नियत चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? ऐसी वस्तुएं जो नियत चाल का मतलब एक समान चाल से अगर वो चल रही हैं तो जब हम उसका दूरी समय ग्राफ बनाएंगे, दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है, डिस्टेंस और टाइम, तो वो ग्राफ कैसा होगा? क्या वो एक वक्र रेखा होगी, क्या वो एक सरल रेखा होगी, क्या वो एक वृत्त होगा, या वो एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी? तो हम सभी को याद रखना है, जब कोई वस्तु नियत चाल से चलती है तो जो उसका दूरी समय ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चाल का मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक मतलब जो ऐसा यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो क्या है? क्या किलोमीटर प्रति मिनट होता है, मीटर प्रति आवर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, या किलोमीटर प्रति घंटा होता है? तो हम जिसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सभी लगभग एक तरीके से चाल के मात्रक तो हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे हमसे पूछा है मूल मात्रक। क्या पूछा है? मूल मात्रक। तो हमको ध्यान रखना है कि जो चाल का मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति
सेकेंड। सबको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में समय मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है हमारे पास रेत घड़ी, धूप घड़ी, जल घड़ी या उपरोक्त सभी। तो हम सबको ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में समय मापने के लिए रेत घड़ी का भी उपयोग किया जाता था, धूप घड़ी का भी उपयोग किया जाता था, जल घड़ी का भी उपयोग किया जा सकता था। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी जो ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे ही सही हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 21%। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन 21% है, तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन होता है। जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या पूछा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प। तो हम सभी को याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों ही ग्रीन हाउस गैस होती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आइए अपने चारों ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलने वाली गैस, वनों की कटाई या उपरोक्त सभी। तो हमको याद रखना है कि वाहनों की कटाई भी वाहनों का धुआं भी मुख्य कारण है, कारखानों से निकलने वाली गैसें भी मुख्य कारण है और वनों की कटाई भी मुख्य कारण है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? अम्ल वर्षा के बारे में। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, हीलियम और नियॉन है? तो हम सबको याद रखना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो गैसें होती हैं ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल को शुद्ध करने की सबसे सामान्य रासायनिक विधि कौन सी है? उबालना, छानना, क्लोरीनीकरण या वाष्पीकरण? तो जल को जो शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है उसको हम बोलते हैं क्लोरीनीकरण। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पे रासायनिक विधि के बारे में पूछा है, तो क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला होने का मुख्य कारण? अभी थोड़ी देर पहले हमने अम्लीय वर्षा 2 गैसों के कारण होती है, NO2 और SO2 को देखा था। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। क्या धूल के कण, अम्ल वर्षा, यमुना का जल या धूप? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला होने का मुख्य कारण है अम्ल वर्षा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 22 मार्च, 5 जून, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो कल हमने एक प्रश्न देखा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो उस प्रश्न का राइट आंसर था 5 जून। लेकिन आज हमसे पूछ रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेयजल किसे कहते हैं? क्या समुद्र के पानी को पेयजल बोलते हैं, या वह जल जो पीने के लिए सुरक्षित हो, 3 गंदे पानी को, और डी ऑप्शन है केवल वर्षा के जल को? तो हम सबको याद रखना है कि जो वह जल जो पीने के लिए सुरक्षित होता है उसे हम पेयजल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC। ध्यान दीजिए, CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? रेफ्रिजरेटर में,
एयर कंडीशनर में, एरोसोल स्प्रे में या उपरोक्त सभी? तो हमको याद रखना है कि CFC का यूज रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है और एरोसोल स्प्रे में भी होता है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। क्या हैजा है, टाइफाइड है, पीलिया है या उपरोक्त सभी? तो हमको याद रखना है कि जो ऊपर तीनों बीमारी दी गई हैं, चाहे वो हैजा हो, टाइफाइड हो, पीलिया हो, ये सभी जल प्रदूषण के कारण होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वन रोपण से क्या लाभ होता है? वन रोपण से क्या लाभ होता है? वायु प्रदूषण कम होता है, बिल्कुल ठीक। मृदा अपरदन रुकता है, बिल्कुल ठीक। ऑक्सीजन बढ़ती है, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए हैं वो तीनों ही लाभ है किसके? वन रोपण के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? क्या उसे प्रदूषक बोलते हैं, रंजक बोलते हैं, कीटनाशक बोलते हैं या उर्वरक बोलते हैं? तो हम सभी को याद रखना है कि जो जल को प्रदूषित करने वाला कारक होता है या पदार्थ जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल की शुद्धता का सूचक है? क्या वो मछली होती है, क्या वो जलीय सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल होते हैं, मच्छर होता है या मेंढक होते हैं? तो हम सभी को याद रखना है कि जो निम्नलिखित में से जो जीव जल की शुद्धता के उत्तरदायी है या सूचक है उसको हम बोलते हैं जलीय सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल। तो हमको याद रखना है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धुंध किसका मिश्रण होता है? धुंध किसका मिश्रण होता है? धुएं और कोहरे का, धुआं और नाइट्रोजन का, कोहरा और ऑक्सीजन का या केवल धुआं? तो हमको याद रखना है स्मॉग की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? स्मॉग की बात हो रही है। तो स्मॉग जो होता है वो स्मोक प्लस फॉग यानी धुआं और कोहरे का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या उबला हुआ पानी कीटाणुओं को मार देता है? क्या लगता है आपको? हाँ, नहीं, कभी कभी या पता नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उबला हुआ पानी कीटाणुओं को मार देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रसोई घर के कचरे से खाद बनाना क्या कहलाता है? रसोई घर के कचरे से खाद बनाना क्या कहलाता है? क्या उसे जल संचयन बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं, पुनर्चक्रण बोलते हैं या निस्पंदन बोलते हैं? तुमको याद रखना है कि जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी कंपोस्टिंग। क्या हो जाएगी? कंपोस्टिंग। रसोई घर के कचरे से खाद बनाना क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता आती है क्या कहलाती है? क्या वो बाल्यावस्था होती है या वो किशोरावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है या शैशवावस्था होती है? तो हम सभी को याद रखना है कि जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता आती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सामान्यतः किशोरावस्था की आयु सीमा, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर किशोरावस्था देखा, तो अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि किशोरावस्था की जो आयु सीमा है वो कितनी है? क्या वो 5 से 10 वर्ष है, क्या वो 11 से 19 वर्ष है, क्या वो 20 से 30 वर्ष है या 0 से 5 वर्ष है? तो हम सभी को याद रखना है कि जो 11 से 19 वर्ष की आयु सीमा होती है वो किसकी होती है? किशोरावस्था की होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है या वो इंसुलिन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है या एड्रेनलिन हार्मोन होता है? तो हम सभी को याद रखना है कि जो लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ आने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है?
पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या वो मधुमेह है, घेंगा है, एनीमिया है, सूखा रोग है? तो हम सभी को याद रखना है कि जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है वो है घेंगा, गोइटर रोग। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मादा हार्मोन का नाम क्या है? मादा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन? तो हम सभी को याद रखना है जो मादा के शरीर में हार्मोन पाया जाता है वो होता है एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपसे जोड़े पूछे हैं, संख्या नहीं। अगर जोड़े पूछे होंगे तो हमारा राइट आंसर होगा 23 जोड़े, लेकिन अगर यही संख्या पूछेगा तो संख्या हो जाएगी 46। और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दोनों ही ऑप्शन में देगा, लेकिन आपसे क्या पूछा है? कितने जोड़े गुणसूत्र? तो आपको याद रखना है कि मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाँ, अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो आप 46 आंसर लगाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लड़के के जन्म के लिए गुणसूत्रों का कौन सा मेल उत्तरदायी होता है? क्या वो XX है, क्या वो XY है, YY या XO? तो हम सभी को याद रखना है कि जो लड़के के जन्म के लिए गुणसूत्र उत्तरदायी है उसको हम बोलते हैं XY। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन या एस्ट्रोजन। तो हमको याद रखना है कि जो एड्रिनल ग्रंथि है वो एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व या केवल जंक फूड? तो हमको याद रखना है कि सभी पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, वसा आदि संतुलित आहार में शामिल होने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शरीर में लड़ो या उड़ो की स्थिति के लिए कौन सा हार्मोन तैयार करता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन? तो शरीर में याद रखना है कि शरीर में लड़ो या उड़ो के लिए एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आपको पता है आज हमें 70 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, हम 50वें प्रश्न पे आ चुके हैं, 20 प्रश्न और। टीनेजर्स किन्हें कहा जाता है? क्या 1 से 12 वर्ष के बच्चों को टीनेजर कहा जाता है, या 13 से 19 वर्ष के किशोरों को बोला जाता है, 20 से ऊपर के लोगों को या वृद्धों को? तो हमको याद रखना है कि जो टीनेजर्स होते हैं वो 13 से 19 वर्ष की आयु के जो किशोर होते हैं उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने का गुण, ध्यान देना है, यहाँ पे खींचने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पीटने की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता, यानी ऑप्शन बी मैलिबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने के गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? क्या वो लोहा है, क्या वो तांबा है, सोडियम और पोटेशियम या एल्यूमिनियम? तो हमको याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम ही वो धातु हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धातुओं का वह गुण, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न था धातुओं को पीटकर, यहाँ पूछा है धातुओं का वह गुण जो उन्हें खींचकर। तो अगर पीटकर बोलेगा तो आघात वर्धनीयता होगी, और अगर खींचकर बोलेगा तो वो होगी तन्यता। ध्यान दीजिएगा, बहुत एक शब्द का फर्क है, और अगर आप प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है उसे बोलते हैं तन्यता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की
कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक। हमको इसको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं के ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेटल ऑक्साइड की। तो हमको याद रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी बेसिक नेचर के होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे हम श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं? तो ऑक्सीजन ही वो धातु है जो जीवन के लिए जरूरी है और इसे श्वसन के दौरान हम अंदर लेते हैं। बाकी ऑप्शन गलत है। ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत जमना क्या कहलाता है? तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत जमना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्षारण। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अग्निशमन यंत्रों और पटाखों में किसका उपयोग किया जाता है? धातुओं का, अधातुओं का, जैसे सल्फर या पारे का या सोने का। तो हमको याद रखना है जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, जो पटाखे होते हैं, उसमें हम अधातुएं जैसे सल्फर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धातुओं को किसी कठोर सतह से टकराने पर उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? धातुओं को किसी कठोर सतह से टकराने पर उत्पन्न ध्वनि को ध्वन्यात्मक या सोनरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्वन्यात्मक या सोनरस। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति, यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात हो रही है। अधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी एसिडिक नेचर। ध्यान दीजिएगा, अभी एक पिछला प्रश्न आया था, उसमें पूछा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो वो क्षारीय यानी बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। चलते हैं अपने आखिरी 10 प्रश्नों की तरफ। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। खाद में पौधों की वृद्धि के लिए किस अधातु का उपयोग होता है? आयोडीन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? नाइट्रोजन का। किसका उपयोग होता है? नाइट्रोजन का। किसका उपयोग होता है? नाइट्रोजन का। कौन सी धातु, कौन सी अधातु का उपयोग होता है? तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। चलते हैं अपने धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, क्योंकि वे सस्ते होते हैं, क्योंकि वे हल्के होते हैं या पानी में घुल जाते हैं। तो हमको याद रखना है कि धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आखिरी 8 क्वेश्चन बचे हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो क्लोरीन है, क्या वो नाइट्रोजन है या वो सल्फर है? तो हम सभी को याद रखना है कि जो जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण क्यों लगाया जाता है? तारों को सुंदर दिखाने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक है इसलिए, तार को मजबूत करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी को याद रखना है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक है इसीलिए तारों के ऊपर प्लास्टिक का आवरण लगाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? कार्बन और क्रोमियम, केवल तांबा, केवल सोना या केवल मिट्टी? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कार्बन और क्रोमियम को मिलाया जाता है। क्रोमियम की उपस्थिति के कारण ही जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उसमें जंग नहीं लगती। अगर लोहे के बर्तन बनाए जाते तो उसमें जंग लग सकती थी, लेकिन अगर उसमें हमने क्रोमियम मिला देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगती और कार्बन उसको हार्डनेस दे यानी कठोर बनाता है। और ताप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या वो ऑडोमीटर है, थर्मामीटर, बैरोमीटर या एमीटर? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, यानी इसी को हम तापमापी भी कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? याद रखना है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, आखिरी के 3 प्रश्न। ऊष्मा के कुचालक का उदाहरण कौन सा है? तांबा, लोहा, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम? तो ऊष्मा के कुचालक का उदाहरण है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। चलते हैं अपने आखिरी 2 प्रश्न की तरफ। गहरे रंग के कपड़े हमें कब पहनने चाहिए? गर्मियों में, वर्षा ऋतु में, सर्दियों में या कभी भी नहीं? तो हम सभी को याद रखना है कि सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, जबकि हमें गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका सर्दी यहाँ पे पूछा है गहरे रंग के, तो हम गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पूछ सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न, समुद्री समीर जो होती है वो कब चलती है? रात के समय चलती है, दिन के समय चलती है, केवल सर्दियों में चलती है या केवल गर्मियों में चलती है? तो हम सभी को याद रखना है कि जो समुद्री समीर है वो दिन के समय चलती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे आज के 70 प्रश्न। अब आपको, जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठंडे मन से जाके एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।